Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. So in this video, I will discuss about reading comprehension strategy और CSAT पेपर। तो रीडिंग comprehension एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन भी इजी रहता है एंड आप बहुत अच्छा स्कोर भी ला सकते हो थ्रू द राइट अप्रोच। ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई अटेम्प्ट्स तो मेरे 5 अटेम्प्ट्स में मैंने हर बार रीडिंग comprehension के हेल्प से ही CSAT क्वालिफाई किया है, ठीक है। एंड जिनका भी मैथ्स वीक है उनके लिए अगेन रीडिंग comprehension इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज इफ़ यू सी कि सीटेट पेपर में 3 पार्ट होते हैं। वन इज़ रीडिंग कंप्रीहेंशन, वन इज़ लॉजिकल, अनदर इज़ क्वांट। तो इधर दिक्कत क्या है कि जो क्वांट है और आरसी है, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। एलआर से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अप्रॉक्सीमेटली 15+ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब इधर या तो आपको क्वांट में अच्छा होना होगा या फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन में अच्छा होना होगा। नाउ आपका अगर मैथ वीक है तो आप क्वांट में तो अच्छे नहीं हो सकते, तो यू हैव ओनली ऑप्शन विथ रीडिंग कंप्रीहेंशन। ऑल राइट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन का वेटेज कितना रहता है, हर साल कितना क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इजी रहता है, कितने मॉडरेट लेवल का होता है, कितने हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किस मेथड से आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन को अप्रोच करना चाहिए। ऑल राइट, तो इसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ आरसी सॉल्विंग एग्जाम्पल। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इधर आपको बहुत सारे वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेंगे कैसे कंप्रीहेंशन को अप्रोच करा जाए एंड उसे सॉल्व करा जाए, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन का वेटेज कितना है। तो 25+ एवरेज क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है। ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर जनरली 25 से नीचे नहीं जाता है, 25 के ऊपर ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो अराउंड 12 क्वेश्चन ईजी रहता है, मॉडरेट लेवल मीडियम लेवल का क्वेश्चन 6 रहता है, एंड हार्ड क्वेश्चन 7 रहता है। एंड दिस विल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपको ईजी तो ईजी लगेंगे ही, मॉडरेट भी ईजी लगेंगे एंड हार्ड भी आपको ईजी लगेंगे। पर आपने प्रैक्टिस अगर नहीं किया है तो आपको ईजी भी हार्ड लगेंगे, मॉडरेट भी हार्ड लगेंगे, और हार्ड तो और भी ज़्यादा हार्ड लगेंगे, ठीक है। बट इफ़ यू सी ए जनरल आइडिया कि 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजी रहता है, 6 क्वेश्चन मीडियम लेवल का होता है, 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्ड रहता है। दैट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब मेथड क्या होना चाहिए रीडिंग कंप्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन और रीड द ऑप्शंस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस को, देन गो टू सेकंड पार्ट, दैट इज आपको अगर क्वेश्चन या फिर ऑप्शंस में कोई भी कीवर्ड मिले तो उसको हाईलाइट करना है। डोंट वरी, आई विल शो यू कि ये सब कैसे करना है, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर कीवर्ड्स मिले क्वेश्चन में या फिर ऑप्शंस में तो उसको आपको हाईलाइट कर लो। स्टार्टिंग में हाईलाइट करना पड़ेगा, अगेन जब प्रैक्टिस करते रहोगे तब ये आपके दिमाग में ही फिट हो जाएगा कि हाँ ये कीवर्ड्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन गो टू द पैसेज एंड रीड द पैसेज, दैट शुड बी द फाइनल स्टेप। अब ये अप्रोच क्यों, हम पहले क्वेश्चन और ऑप्शन क्यों पढ़ेंगे पैसेज ना पढ़ के। टेल मी वन थिंग कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों देखते हो, टू गेट एन आइडिया कि मेरे को अगर कोई बुक पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, तो उस पर्टिकुलर बुक या फिर टॉपिक में मेरे को किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है या फिर क्या देखना है। इसलिए तो हम PIQs देखते हैं ना। तो सेम लॉजिक हियर, अब जब क्वेश्चन और ऑप्शन देख लोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको पैसेज में क्या देखना है, ठीक है, पैसेज में क्या फाइंड करना है। तो दैट्स वाई दिस अप्रोच। नाउ लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल कि कैसे पैसेज को अप्रोच किया जाए। तो दिस इज़ अ पैसेज फ्रॉम आई गेस 2024 एग्जाम। तो इसका एक पैसेज है। तो अब हम मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्टली हमको क्वेश्चंस और ऑप्शन पढ़ना है। तो इस पैसेज के ऊपर 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस पैसेज से हम सबसे ज़्यादा लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंसेस क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या, द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो इधर क्या बोल रहा है कि जो करंट मेथड्स है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, सो दिस इज अ कीवर्ड हियर, आर सोलली रिस्पॉन्सिबल, तो दिस इज ऑल्सो ए कीवर्ड हियर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है वही अकेला एक रीज़न है जिसकी वजह से फूड लॉस एंड वेस्टेज हो रहा है। ऑलराइट, ओके। Now read the second option, that is land productivity. So this is a keyword here. Land productivity is adversely affected by prevailing trend of food loss and wastage. तो इस ऑप्शन में क्या बता रहा है
कि फूड लॉस एंड वेस्टेज की वजह से कहीं ना कहीं लैंड प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अब थर्ड नंबर ऑप्शन दैट इज रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। तो हियर वी गॉट अनदर कीवर्ड दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। तो अगर हम फूड वेस्टेज को रिड्यूस करें सो कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। दैट इज द थर्ड ऑप्शन इज सेइंग। Okay, now the fourth option that is post harvest technologies. This is also a keyword here. To prevent or reduce the loss and wastage of food are not available. तो जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो अभी के टाइम पे अवेलेबल नहीं है जो कि फूड वेस्टेज एंड लॉस को कम या फिर रोक सके, ठीक है। तो वी हैव रेड द क्वेश्चन एंड ऑल द ऑप्शंस हियर। ओके, नाउ लेट मूव टू सेकंड क्वेश्चन। तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। तो आपको इधर अजम्पशन लगाना है, इस पैसेज से आप क्या मान सकते हो, क्या अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of what this option is saying कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को अगर हम थोड़ा सा सही कर दें और ज़्यादा इफेक्टिव कर दें तो जो फूड का वेस्टेज एंड लॉस है वो कम हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज अजम्पशन। नाउ द सेकंड ऑप्शन दैट इज ensuring the reduction of wastage and loss of food is a social and moral responsibility of all citizen। तो खाना वेस्ट ना हो, खाना लॉस ना हो, वो हम सभी सिटीजन का एक सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इनमें से आपको बताना कि कौन सा वैलिड है कौन नहीं। तो अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ऑप्शंस भी पढ़ लिया है। नाउ मूव टू द पैसेज। According to the Food and Agriculture Organization, 1/3 of food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain। पूरे सप्लाई चेन के थ्रू फूड लॉस या वेस्ट होता है। फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन। एकदम जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है वहाँ से लेके फाइनल कंजप्शन तक हर जगह फूड लॉस या फिर वेस्टेज होता है। द इंक्रीजिंग वेस्टेज also result in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year। तो जो एनर्जी वेस्टेड फूड में स्पेंड होता है की वजह से हर साल 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हर साल। डीके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशन एंड अदर गैसेस इन द एटमोसफियर। इसकी वजह से जो अदर गैसेस है वो भी बढ़ते हैं एटमोसफियर पे। एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इज क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड एफिशिएंसी। तो ये आपने फिर पढ़ लिया पूरा पैसेज। नाउ गो टू द फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट दिस इज सेइंग द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। तो क्या फूड डिस्ट्रीब्यूशन ही एक अकेला रीज़न है जिसकी वजह से फूड लॉस या वेस्टेज हो रहा है? तो इफ़ यू सी हियर दैट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, थ्रू आउट द सप्लाई चेन, ठीक है। नाउ सप्लाई चेन का मतलब क्या है? कोई चीज़ प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचता है दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन। तो इधर बता रहा है कि थ्रू आउट द सप्लाई चेन फूड लॉस्ट एंड वेस्टेज होता है। और द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो पार्ट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। क्या ये सही है? क्या फूड डिस्ट्रीब्यूशन ही अकेला एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से फूड लॉस एंड वेस्टेज हो रहा है? नहीं, द होल सप्लाई चेन इज रिस्पॉन्सिबल हियर। प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल कंजप्शन हर जगह फूड वेस्टेज या लॉस हो। तो वन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। वन ऑप्शन लॉजिकल नहीं है। नाउ रीड द सेकंड ऑप्शन। What the second option is saying, land productivity is adversely affected by the prevailing trend of food loss and wastage। इसका बेसिकली मतलब ये है कि फूड लॉस एंड वेस्टेज की वजह से लैंड प्रोडक्टिविटी खराब हो रहा है। व्हाट वी हैव रेड हियर, द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन। तो जैसे जैसे वेस्टेज बढ़ रहा है वैसे लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो इधर तो वही बता रहा है ना कि लॉस एंड वेस्टेज की वजह से लैंड प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ये एक लॉजिकल चीज़ है। अब आपने ये एक और दो इन दोनों की मदद से ही आंसर निकाल सकते हो, बट वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। नाउ द थर्ड ऑप्शन दैट इज रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। तो आपने इधर क्या पढ़ा था?
द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। तो फूड वेस्टेज जो हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें खर्चा हो रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है। तो वेस्टेज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। ये बात समझ में आ गया। सो इधर बोल रहे हैं कि अगर हम वेस्टेज को कम कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी तो कम होगा ना, ये भी कम प्रोड्यूस होगा, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। ओके, सो 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हो, जो मैं पहले बता रहा था कि 1 और 2 के बेसिस पे भी आप निकाल सकते थे। वो कैसे? तो आपको पता है कि 1 नहीं रहना चाहिए पर 2 रहना चाहिए किसी भी ऑप्शन में। तो इधर अगर आप देखोगे डी में भी 1 है, डी में भी 1 है, ए में भी 1 है। ये 3 तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, तो आंसर हो गया 2 एंड 3 ओनली। और अगर आपने थर्ड वाला ऑप्शन भी कर लिया था तो आपको पता है कि 1 गलत है पर 2 और 3 सही है। ठीक है, तो आपको इधर क्या देखना होता था कि किस ऑप्शन में 2 और 3 है पर 1 नहीं है। तो इफ़ यू सी डी नंबर ऑप्शन 1 है, 3 नहीं है इधर, 1 है, 3 तो है पर 2 नहीं है इधर। फर्स्ट वाला ऑप्शन में तीनों ही है पर 1 नहीं रहना चाहिए था। तो इधर भी 2 एंड 3 इज द ओनली आंसर। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आपने फोर्थ वाला ऑप्शन भी पढ़ लिया होता, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज ये प्रिवेंट कर सकता है पर वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके बारे में पूरे पैसेज में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट लॉजिकल। ओके, सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशन। क्या मान सकते हैं हम इस पैसेज से? तो इधर बोल रहा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को हम अगर थोड़ा सा और इफेक्टिव बना दे तो ये फूड एंड लॉस्ट वेस्टेज को कम कर सकता है। इज इट करेक्ट? तो हमने देखा था कि सप्लाई चेन में थ्रू आउट द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनल कंजप्शन, ये चारों स्टेप में ही फूड लॉस होता है। तो हम इसमें से अगर डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और अच्छा बना दे तो लॉस कम हो जाएगा ना। इज इट ट्रू थिंक? तो ये अजम्पशन हम लगा सकते हैं कि चलो एक तो सही है, पर इन वाले ऑप्शंस में एलिमिनेशन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इसमें आपको स्पेसिफिक ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, और या फिर neither 1 एंड। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। तो अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दैट इज ensuring द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन। कि हम सभी सिटीजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खाना कम से कम लॉस या फिर वेस्ट करें। सो इज़ इट करेक्ट हियर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैप होंगे। अब बताओगे कि तो सही है, हम सभी सिटीजन का ये मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर आप इधर ट्रैप हो चुके। तो इधर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोकस करो, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन योर माइंड, ये नहीं लिखा हुआ है। आपको पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। तो पैसेज में क्या कहीं पे ये चीज़ इंक्लूडेड है कि हर सिटीजन का ये मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं इंक्लूडेड है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग assumption। अल्दो दिस इज ट्रू, दिस एब्सोल्युटली ट्रू कि हम सभी सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर पैसेज में कहीं नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सो ओनली वन ओनली ऑप्शन ए है आंसर। ठीक है, तो ऐसे ट्रैप होते हैं स्टूडेंट। तो आपको हमेशा ये देखना है कि पैसेज में क्या है एंड क्वेश्चन में क्या है, उसके बाहर नहीं जाना है। के बाहर अपना दिमाग चलाओगे फालतू में क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। ठीक है, तो पैसेज एंड क्वेश्चन इन दोनों पे स्टिक करो। ओके, अब सी सेट को मास्टर कैसे किया जाए? सी सेट मास्टर करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। आई विल सजेस्ट डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कि दिन से सी सेट का प्रैक्टिस चालू करो। बहुत लोग सोचते हैं कि प्री के पहले 2 महीने 3 महीने पढ़ लेंगे एंड मेरा सी सेट सॉर्टेड हो जाएगा, पर नहीं। बोलना जितना आसान है, करना उतना ही टफ है। इस टाइम तक आते आते आप जीएस संभालोगे कि सी सेट संभालोगे ये आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। आप जीएस में ही बिजी रहोगे, तो सी सेट तो दूर की बात है। ठीक है, तो जब से स्टार्ट कर रहे हो अपना प्रिपरेशन तब से डेली मिनिमम 20 से 25 मिनट दो। आरसी का 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का एंड 5 क्वेश्चन क्वांट का हर दिन लगाओ, एंड दैट इज़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है एंड ऊपर से आपका डेली प्रैक्टिस भी हो रहा है। एंड 20 से 25 मिनट आप इसमें दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाद में इसका टेंशन नहीं रहेगा, पहले ही इसको ख़त्म कर। ठीक है, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपना जो स्ट्रॉन्ग, वीक एंड मॉडरेट टॉपिक्स है इनको फाइंड आउट कर लो। कि जैसे 3 है, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड क्वांट।
तो इन 3 में से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा मॉडरेट है, वो पता कर लो। थ्रू टेस्ट या फिर PYQs लगाओ, तो इससे पता चल जाएगा। देन फिर उसको उसके हिसाब से अप्रोच करो। नाउ ये वीडियो में मैंने आरसी के ऊपर बात किया। सून आई विल मेक दिस 2 वीडियोस ऑल्सो कि क्वांट को कैसे करना है एंड लॉजिकल रीजन को कैसे करना है। एंड ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा क्वांट के ऊपर, दैट इज़ बेस्ड ऑन उन लोगों के ऊपर होगा कि जो लोगों का मैथ वीक है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।